बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो के लेक्चर नंबर 20 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉलिनेशन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। लेक्चर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक हदीस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। हदीस है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए जाते हुए हर कदम सदके के बराबर है। अब जो टॉपिक है उसमें हमने जो डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन ये है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। के पोलन ग्रेन का फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच होना हमारे पास क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब हमें पता है कि जो एंथर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो स्टिग्मा है ये कहाँ पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। तो पोलन ग्रेन जब अटैच हो जाएंगे कहाँ पर? स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होंगे तो इसके नतीजे में फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी और हमारे पास जाइगोट प्रोड्यूस होगा। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। हमारे पास पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन और जो सेकंड वन है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन की मेन डेफिनेशन वही है कि पोलन ग्रेन जो है एंथर से आकर कहां पर अटैच होंगे? स्टिग्मा में अटैच होंगे। अब यहां पर वर्ड यूज हो रहा है सेल्फ का। इसका मतलब है कि जो एंथर है और जो मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स कहां पर प्रेजेंट है? एंथर में। जो एंथर है और जो स्टिग्मा है मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वो कहां पर होगा? सेम प्लांट के अंदर होगा। डेफिनेशन ऐसे बनेगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट मैंने ये कहा कि पोलन ग्रेन जो हैं वो अटैच होंगे स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, मतलब कि पोलन ग्रेन और जो मतलब कि एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, मतलब कि एक ही फूल जो है उसका एंथर जो है वो पोलन ग्रेन क्या करे? वहां से अटैच कर दे स्टिग्मा में। या क्या हो, प्लांट एक है हमारे पास पर प्लांट के अंदर दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, वो क्या करेंगे? आपस में एंथर और पोलन ग्रेन्स को अटैच करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह बताती हूं। जैसे यहां पर मैं एक प्लांट ले रही हूं, इसमें मैं फ्लावर बना रही हूं। ये एक फ्लावर है। हमें पता है कि प्लांट जो एक प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर एक नहीं होता, एक प्लांट के ऊपर डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं। मैंने क्या किया कि एक प्लांट लिया है उसमें मैंने दो फूल बना दिए, दो फ्लावर बना दिए। अब मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में कहा था कि एक ही फूल का एंथर जो है वो पोलन ग्रेन अटैच करेगा उसी प्लांट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, मतलब कि जैसे ये फ्लावर है इसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाए तो इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और दूसरा मैंने क्या कहा था कि फ्लावर सेम होगा, मतलब प्लांट सेम होगा पर फ्लावर क्या होंगे? हमारे पास डिफरेंट होंगे। अब इसमें क्या होगा कि प्लांट मेरे पास बच्चों एक ही है, अब क्या होगा पर उस प्लांट के ऊपर दो फ्लावर मैंने ले लिए कि इस फ्लावर का जो एंथर है मतलब एंथर के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाए तो इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट हमारे पास एक है पर उस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो डिफरेंट है, इसे भी हमने क्या कह दिया? सेल्फ पॉलिनेशन कह दिया। अब मैं इसको रिपीट कर रही हूं कि एक ही फूल का एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पर अटैच हो जाए या प्लांट हमारे पास सेम है और उसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें कि इस प्लांट का
इस जो फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच होते हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन है। अब जो सेकंड है मेरे पास वो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन सेम है कि पोलन ग्रेन्स ने अटैच होना है स्टिग्मा में। अब इसमें यहां पे डिफरेंस ये है कि जो पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन्स ऑफ वन प्लांट ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट, बट स्पीशी क्या होगी, सेम होगी, ऑफ सेम स्पीशी। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन है। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि मैंने यहां पर एक प्लांट का क्या लिया है कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन जो है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर अटैच होंगे, पर स्पीशी क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। अब अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल के बताऊं तो वो ऐसे होगी कि सेल्फ में मेरे पास एक ही प्लांट था पर उसमें फ्लावर डिफरेंट थे। अब मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लांट्स लिए, पर स्पीशी क्या होगी मेरे पास, सेम होगी। ये मैंने एक प्लांट लिया, अब ये मेरे पास क्या है, दूसरा प्लांट है। इसको मैंने, ये मेरा एक प्लांट और ये मेरा क्या है, दूसरा प्लांट है। अब इसमें क्या होगा कि इस प्लांट के एंथर जो हैं वो क्या होगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच होंगे, पर स्पीशी क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रोज ले रही हूँ कि ये मेरे पास रोज का एक प्लांट है और ये मेरे पास रोज का दूसरा प्लांट है। हमारे पास प्लांट डिफरेंट है पर जो स्पीशी है वो क्या है, सेम है। और इसमें क्या हो रहा है कि एक प्लांट का जो एंथर के पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं, मतलब किन किन तरीकों से जो है क्रॉस पॉलिनेशन होती है, उसमें आते हैं हमारे पास विंड, वाटर, बीज, बर्ड्स, बैट और एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं ये क्या है, एजेंट हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इंसेक्ट pollinated and wind pollinated flowers। मतलब कि वो वाले फ्लावर्स जिनको जो इंसेक्ट्स और विंड के जरिए जो है अपनी पॉलिनेशन करते हैं, जो क्या करते हैं, विंड के जरिए और इंसेक्ट्स के जरिए अपनी पॉलिनेशन करते हैं। अब हमने उनको डिस्कस करना है। अब यहां पर आपके टेबल दिया हुआ है 14.1, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उन्होंने क्या क्या एडेप्टेशन की हैं जो उन्हें फैसिलिटेट करते हैं पॉलिनेशन में। बच्चों यहाँ पर टेबल है 14.1 जहां पर उन्होंने एडेप्टेशन दी गई है इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब इसमें उन्होंने फीचर्स बताए हुए हैं। फर्स्ट वन आता है साइज। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है इनका साइज जो है बड़ा होता है और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है इनका साइज जो है वो छोटा होता है। इनका साइज छोटा इसलिए होता है क्योंकि हवा के जरिए, इस साइज छोटा होने का मकसद ये है कि हवाएं, साइज छोटा होगा तो ये क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस जो है, एरिया जो है ज्यादा कवर कर सकेंगे। अब सेकंड जो फीचर है वो है कलर। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनका कलर ज्यादा डार्क होता है, मतलब ब्राइट इन कलर होते हैं। कलर ब्राइट होने का मकसद ही ये है कि ये क्या करें, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से इनको हेल्प हो सके पॉलिनेशन में। जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनका जो कलर होता है वो मोस्टली ग्रीन इन कलर होते हैं। अब नेक्टर, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं कि नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह ब्राइट कलर क्या करता है,
इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह जो नेक्टर की प्रोडक्शन है वो भी क्या करती है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनमें नेक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। फ्लोरल अरेंजमेंट जो है, मतलब कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनका जो फ्लावर है ये अपवर्ड मूव कर फेस होता है इनका, जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं कि थोड़े से डाउनवर्ड जो है, मतलब कि इनकी ये शेक किए होते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टेमन एंड स्टिग्मा। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ये इनक्लोज होते हैं इनसाइड रिंग ऑफ पेटल्स, मतलब पेटल्स के रिंग के अंदर ये इनक्लोज होते हैं, जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ये हैंग आउट ऑफ रिंग ऑफ पेटल, मतलब कि ये हैंग आउट होते हैं। पोलन ग्रेन्स, जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनमें नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनमें जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, ताकि और इनकी सरफेस भी स्मूथ होती है। इसलिए होती है कि हवा के जरिए जितने ज़्यादा पोलन ग्रेन्स होंगे उतना ही इनके डिस्पर्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब स्टिग्मा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं इनके जो स्टिग्मा होते हैं ये पिन हेड होते हैं और इन पे कोई ब्रांचेस नहीं होती, जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ये फीदरी होते हैं और इनमें जो ब्रांचेस भी होती हैं ताकि ये क्या कर सकें, फीदरी इसलिए होते हैं ताकि ये फौरन से क्या कर सकें, स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो सकें। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स आती हैं हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हमारे पास आते हैं, सनफ्लावर आता है, इसके अलावा बटरकप आता है, रोज आता है, वॉल फ्लावर्स आते हैं और ऑर्चिड आते हैं, जबकि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में मोस्टली ग्रासेस आती हैं, हेजल्स आते हैं, विलो आते हैं एंड कॉम्स आते हैं। बच्चों यहाँ पर ही 82 पेज नंबर पर पार्थिनोकार्पी के बारे में बताया है। जब मैंने पार्थिनोजेनेसिस बताया था तब मैंने आपको ये बताया था कि डेवलपमेंट होगी हमारे पास ऑफस्प्रिंग की विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पर अगर यही सेम कंडीशन हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस करें तो इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, मतलब कि ओवरी जो है डेवलप हो जाएगी इनटू फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम क्या कह देंगे, पार्थिनोकार्पी कह देंगे। और ये मोस्टली होती हैं सीडलेस प्लांट्स के अंदर, फ्रूट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बनाना की और कुछ वैरायटी ग्रेप्स की जो क्या होती हैं, सीडलेस होती हैं, तो उसके अंदर हमें क्या नजर आएगी, पार्थिनोकार्पी नजर आएगी। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कि सीड का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर को। जब फीमेल गेमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म होगा जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास जो चीज डेवलप होगी, मतलब जाइगोट में माइटोसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो क्या होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। जब एम्ब्रियो जो है फॉर्म हो चुके हैं, अब नेक्स्ट इसने जो क्या करना है, इसने सीड बनाना है। अब जैसे ही एम्ब्रियो की हमारे पास फॉर्मेशन हो चुकी है, मतलब कि दोबारा माइटोसिस हुई, माइटोसिस से क्या हुआ, हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्म कर गया। अब जितने भी हमारे पास सीड वाले प्लांट है, मतलब सीड्स प्लांट है, जिनमें हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, जब उसमें सीड की फॉर्मेशन हो जाती है, सीड जो है वो बन चुका होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर की या प्लांट की वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। सीड बन चुके हैं, अब सीड के बाद क्या होना है, इससे आगे फर्दर जो है वो पूरे का पूरा एक प्रॉपर जो है वो प्लांट बनाना होता है। अब जब सीड की फॉर्मेशन होगी है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एंजियोस्पर्म का जो सीड है इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो एंजियोस्पर्म का सीड है इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन ये है कि एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट, के जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब सेकंड क्या है, एंडोस्पर्म टिश्यू डिराइव फ्रॉम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, के एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या हुआ, हमारे पास एंडोस्पर्म टिश्यूज जो है ये अराइज मतलब डिराइव हो चुके हैं। थर्ड में आता है सीड कॉर्ड डिवेल्प फ्रॉम वॉल ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल की वाल से हमारे पास जो है सीड कोड जो है वो बन जाएगा। अब वाल ऑफ ओव्यूल जो है इसको हम क्या कहते हैं, इंटेगमेंट भी कहते हैं, इंटेगमेंट भी कहते हैं।
अब नेक्स्ट मैंने कहा कि वॉल ऑफ ओव्यूल से हमारे पास क्या चीज बन चुकी है, सीड कोड बन चुके हैं। अब सीड कोड का जो आगे फर्दर, जिसको हम टेस्टा भी कहते हैं, अब इसका आगे फर्दर है कि ये मैंने कहा कि सीड कोड डिवेल्प हो गया मेरे पास किससे, इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट मेरे पास क्या था, वॉल ऑफ ओव्यूल। सीड कोड जिसको हम टेस्टा भी कहते हैं, ये बना किससे मेरे पास, वॉल ऑफ ओव्यूल, जिसको मैंने क्या कहा, इंटेगुमेंट कहा। अब सीड कोड ने क्या करना है, सराउंड करता है ये किसको, ओव्यूल को। इसने ओव्यूल को सराउंड करना है और इसका मेन काम ये है, जो सीड कोड है ये थिन पेपर लाइक भी होता है, थिन पेपर लाइक एंड थिक और हार्ड। क्योंकि ये ओव्यूल को इसने सराउंड करना है, कि सिंपल हम कह सकते हैं कि सीड कोट है, ये उसकी कवरिंग है। ये थिन पेपर लाइक भी हो सकती है, थिक और हार्ड भी हो सकती है। थिन पेपर लाइक में हम एग्जांपल लेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल पीनट, मतलब पीनट के ऊपर जो कवर होता है वो पेपर लाइक होता है, हमने उसको देखा भी है। और जो थिक एंड हार्ड में हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल कोकोनट, कोकोनट। सीड कोड ने क्या किया, कवरिंग है, ये थिन पेपर लाइक भी हो सकती है, मतलब एग्जांपल में मिनट आ गया, थिक और हार्ड में एग्जांपल आ गई कोकोनट की। अब मैंने कहा कि ये सराउंड करता है ओव्यूल को। इसका एक मेन फंक्शन ये है कि सीड कोड जो है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। अब किससे प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल इंजरी से। सीड कोड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और ड्राइंग आउट, के उसको ड्राई होने से भी ये क्या करता है, हेल्प आउट करता है। एक तो उसको इंजरी से बचाएगा और दूसरा क्या करेगा, उसको ड्राई होने से भी बचाएगा। अब सीड कोट के ऊपर ही एक स्कार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। सीड कोट के ऊपर एक स्कार होगा जिसे हम क्या कहेंगे, हिलम कहेंगे। अब जो हिलम है इसका मेन काम ये है कि ये क्या करता है, ये वो पॉइंट है जहां पर ओवरी जो है, सीड जो है अटैच होता है ओवरी वाल से। मतलब कि ये वो पॉइंट है, हिलम वो पॉइंट है जहां पर हमारा सीड जो है अटैच होगा, अटैच टू ओवरी वाल। अब सीड अटैच हो गया ओवरी वाल से, मैंने कहा सीड के कोट के ऊपर एक स्कार है जिसे हमने हिलम कह दिया। अब सीड कोट के ऊपर ही, अब हिलम के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट होता है। सीड कोट के ऊपर एक स्कार है जिसे हमने हिलम कहा। अब हिलम के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा जो ये ओपनिंग होती है, जहां पर पोलन ट्यूब जो है ये एंटर होते हैं हमारे ओव्यूल के अंदर। ये वो ओपनिंग है जहां पर हमारा पोलन ट्यूब जो है ये एंटर होते हैं इनटू ओव्यूल के। ओव्यूल के अंदर ये क्या होंगे, एंटर होंगे। अब इसके अलावा माइक्रोपाइल ही को जो सीड है यूज करता है, सीड जो है इसको यूज करता है फॉर द सीड यूज इट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सीड कोट के ऊपर जो स्कार होगा उसे हम हिलम कहेंगे। अब हिलम क्या करता है, ये वो पॉइंट है जहां पर सीड अटैच होगा ओवरी वाल पे। अब हिलम पे ही क्या होता है, एक पॉइंट को होता है, एंड होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अब माइक्रोपाइल ये ओपनिंग है जहां पर क्या होता है, पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंटर होगा। और जो माइक्रोपाइल को ही सीड यूज करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है इसमें आती है इसकी डेवलपमेंट। किस बार बार हमने कहा कि जाइगोट जो है ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एम्ब्रियो में। अब जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है ये इमेच्योर प्लांट है। एम्ब्रियो जो है
ये क्या है हमारे पास, इमेच्योर प्लांट है, इमेच्योर प्लांट कि इसके भी प्रॉपर ग्रोथ मतलब पूरे का पूरा प्लांट जो भी नहीं बना। अब इसके अंदर ही हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, रेडिकल होता है, रेडिकल, प्लूम्यूल, 1 और 2 कोटिलिडन्स, जिनको हम सीड लीव्स भी कहते हैं। एम्ब्रियो इमेच्योर प्लांट है, इसके अंदर क्या है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है, 1 और 2 कोटिलिडन्स है। अब रेडिकल जो है, एम्ब्रियो जो है, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो जो है, ये क्या चीज बनाएगा, रूट बनाएगा। मतलब रेडिकल से हमारे पास रूट की फॉर्मेशन होगी, प्लूम्यूल से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, शूट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 2 आती हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। अगर तो जो हमारे एम्ब्रियो की जो स्टेम है, एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है, अगर ये लाई करे अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, एपिकोटाइल है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है हमारे पास लाई करे अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, कि कोटिलिडन के ये क्या है, जहां पर वो अटैच हो रहा है इससे वो अबव हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, एपिकोटाइल कहेंगे। अगर हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है लाई करे बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, बिलो द पॉइंट ऑफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेम जो है अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी कोटिलिडन के, तो हम इसे एपिकोटाइल कहेंगे। अगर वो बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है कि जो सीड है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहां से लेता है। अब हमें पता है कि विद इन सीड उसमें एक स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है जो उसको हेल्प आउट करता है कि वो एम्ब्रियो ग्रो करे, किसमें, सीडलिंग्स में। अब ये स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट स्टोर है, या हम कहेंगे सीड जो है वो फूड कहाँ से लेगा, तो होता है कि एंजियोस्पर्म जो है, इसमें जो स्टोर फूड है वो ड्राइव होता है उसके एंडोस्पर्म टिश्यू से। इन एंजियोस्पर्म जो स्टोर्ड फूड होगा ये आएगा उनके एंडोस्पर्म टिश्यूज से। अब जो एंडोस्पर्म टिश्यूज हैं ये रिच होते हैं, रिच इन ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स। एंजियोस्पर्म में जो फूड स्टोर होता है सीड के अंदर वो कहाँ से आता है, उसके एंडोस्पर्म टिश्यू में। अब जो टिश्यूज हैं ये रिच होते हैं ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स में। बहुत से जो सीड्स हैं इनमें जो सीड होता है एंडोस्पर्म का वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, जो स्टोर किया जाता है कोटिलिडन से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्योंकि हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। कि सीड जो है वो जर्मिनेट किस तरह करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे ये कहा कि जर्मिनेशन का वो प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा किसमें, सीडलिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब वाटर,
जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्वेलअप हो जाएगा। स्वेलअप होने से क्या होगा कि जो उसका सीड कोट होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद एम्ब्रियो ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, जाहिर बात है कि वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से करेगा। स्वेलअप होगा, स्वेलअप होने की वजह से क्या होगा, उसका जो सीड कोट है वो स्प्लिट आउट हो जाएगा। अब इसके बाद जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, मैंने आपसे कहा था कि एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल होते हैं, प्लोम्यूल होते हैं। अब रेडिकल क्या करेगा, रेडिकल से हमारे पास क्या चीज़ अराइज होगी, रूट की फॉर्मेशन होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ इमर्ज होती है वो कौन क्या होती है, रूट्स जो हैं फर्स्टली इमर्ज होती हैं। रूट जो है इमर्ज होंगी, ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को सोइल से एब्जॉर्ब करेंगी और ग्रोथ को फर्दर स्टार्ट करेंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, रूट की फॉर्मेशन हो चुकी है, फर्स्टली किसकी होती है फॉर्मेशन, रूट की। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो प्लोम्यूल होगा ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, शूट की फॉर्मेशन करेगा। अब शूट जब क्या कर, फिर दोबारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। अब जो शूट जो है वो इलोंगेट होगी और क्या करेगी, सोइल से बाहर को आ जाएगी। अब इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है अगर तो वो प्रेजेंट हो अबव द ग्राउंड तो इसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट हो बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। अब इलोंगेशन ऑफ हाइपो एंड एपिकोटाइल के बेस पर हमारे पास जर्मिनेशन के दो तरीकेकार हैं। एक हमारे पास है एपिजियल और दूसरा हमारे पास है हाइपो। हाइपोजियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एपिजियल को। एपिजियल में क्या होता है कि अगर हमारे पास जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल जो है ये क्या करे, इलोंगेट करे, क्या बनेगी, हुक जो है ये फॉर्म होगी। अब ये हुक जो है ये क्या करेगी, पुल करेगी किसको, कोटिलिडन को। पुल करने के बाद जो कोटिलिडन है ये कहां पर आ जाएगा, अबव द ग्राउंड। तो किसे हम क्या कहेंगे, एपिजियल जर्मिनेशन कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि हमारे पास एपिजियल में क्या होता है, एपिजियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल है ये इलोंगेट होता है, हुक बनती है और हुक जो है ये कोटिलिडन को पुल करती है अबव द ग्राउंड। अगर हमारा कोटिलिडन जो है ये अबव द ग्राउंड आ जाए तो इस तरह के जर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे, एपिजियल जर्मिनेशन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं कॉटन, पपाया। ये तो हो गया हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन। अब जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है इसमें क्या होता है, हाइपोजियल में एपिकोटाइल होगी ये इलोंगेट करेगी, हुक फॉर्म होगी जो पुल करेगी कोटिलिडन को, पर इसमें हमारा जो कोटिलिडन है ये क्या करेगा, स्टे करेगा अंडरग्राउंड। तो इस तरह की जर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन। प्रोसेस सेम है, बस एपी में यहां पर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है, हुक फॉर्म होती है जो पुल करती है कोटिलिडन को और वो अबव द ग्राउंड होती है, जबकि हाइपोजियल में एपिकोटाइल जो है ये इलोंगेट करता है, हुक फॉर्म होती है जो कोटिलिडन को पुल करती है और जो कोटिलिडन है कि अंडरग्राउंड ही स्टे करता है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं पी मेज एंड कोकोनट। पी मेज एंड कोकोनट। बच्चों ये हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड थी। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो है पॉलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। अब यहां पर एक टर्म यूज की गई है डोरमेंसी। Watch seed grow through a period during which there is no growth. This period is called dormancy. Dormancy of the seed. Dormancy of seed. Dormant seed जो है ये राइड करेंगे पर जर्मिनेट नहीं करेंगे।
मतलब कि ये वो पीरियड होता है, डोरमेंसी वो पीरियड होता है जब प्लांट को सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं करती, तो ये क्या करते हैं, राइप कर जाते हैं, जबकि जर्मिनेट अपने जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करते। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों इन टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।